हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे, वैसे तो इलेक्शंस ओवर हो चुके हैं, रिज़ल्ट तकरीबन बस आने वाले हैं और काफ़ी हद तक जो पिक्चर है, जो हम 2 महीने पहले या डेढ़ महीना पहले बात करते थे, वो क्लियर हो चुकी है। लेकिन एक बात जो बार-बार माइंड में आती है, अभी शो से पहले अभी नाज़िया से बात हो रही थी कि शायद इंडिया जब से पाकिस्तान और इंडिया बने या पार्टीशन हुई है उसके बाद से कोई 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर इंडिया का नहीं बन सका। मनमोहन सिंह साहब शायद 2 दफ़ा अपने टेन्योर का जो है वो लीड कर चुके हैं इंडिया को, लेकिन मोदी साहब पहले आदमी होंगे इस हिस्ट्री में कि वो 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और हर दफ़ा लास्ट टाइम से ज़्यादा उनके पास सीट्स होती है। वजह क्या है, चैलेंजेस क्या थी उनके सामने, अब आगे क्या है? और वो जो बात करते थे कि आई विल एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ इंडिया प्रोग्रेस, उसके ऊपर क्या चीजें ऐसी है जो थर्ड टर्म में हम जैसे पाकिस्तान में बैठकर हम भी देखते रहते हैं, लाजमी सी बात है, ऐसा नहीं कि हम नहीं देख रहे होते। प्राइम मिनिस्टर वो इंडिया के हैं, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारे लोग, अक्सर मेरे शोज में मैं बात करता हूँ कि आम लोगों से जब मेरी बात होती है पाकिस्तान में, तो वो बात करते हैं मोदी साहब के हवाले से। खैर एनीवे, इस हवाले से आज बात करेंगे। और नाजिया, जैसे कि आपको पता है, वैसे तो बाय प्रोफेशन शी इज़ अ लॉयर, लेकिन पॉलिटिक्स में भी बहुत बड़ा रोल है उनका और मीडिया में भी आप उनको देखते रहते हैं। नाजिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच फकर भाई। अच्छा नाजिया, वो टाइम अब आ गया है जिसके हवाले से बात होती थी कि जी मोदी साहब थर्ड टाइम प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और कोई कहता था 400 सीट्स लेंगे, कोई कहता 450, कोई कहता 350। मैं कहता हूँ जितने भी, वो बात हम कर ही नहीं रहे कि जी 400 लेंगे या 350 लेंगे या 450 लेंगे। बात हम ये करें कि 1/3 मेजोरिटी उनके पास है। लेकिन क्या ऐसी चीजें हैं कि आपको एज ए, क्योंकि आप उस पार्टी से भी आपका ताल्लुक है, यानी बीजेपी से, भारतीय जनता पार्टी से, लेकिन अगर मैं आपसे एज ए इंडिपेंडेंट, एज ए इंडियन सिटीजन मैं आपसे पूछता हूं, तो क्या ऐसी चीजें हैं कि जिसकी वजह से लोग ट्रस्ट करते हैं और ऐसा ट्रस्ट करते हैं कि जिसको हम ब्लाइंड ट्रस्ट कहते हैं मोदी साहब के ऊपर? नहीं, देश की जनता ने ब्लाइंड ट्रस्ट मोदी जी पर नहीं किया है। तब भी ठीक है। नहीं किया था जब 2014 में उन्होंने सरकार बनाई थी। तब भी सही। नहीं किया था ब्लाइंड ट्रस्ट जब 2019 में उन्होंने भारी बहुमत में सरकार बनाई थी। ठीक। और इस बार भी ब्लाइंड ट्रस्ट पर वोटिंग नहीं गई है। हम्म। इस बार भी देश की सुरक्षा से लेकर के, देश की योजनाओं से लेकर के और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के कर्तव्यों के पालन को देखते हुए देश की जनता ने वोट किया है। राइट। एक वक्त हुआ करता था फकर भाई, जब हम सामने आ करके मतलब अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा बोल ही नहीं पाते थे। ओके। बिल्कुल नहीं बोल पाते थे। फाइन। आप मुझे शायद चैनल्स पर बहुत कम देखते होंगे। जब कांग्रेस की सरकार होती थी तब भी मैं बैठती थी, लेकिन इतना ब्लंट नहीं बोल पाते थे हम लोग। ओके। या जो पॉलिटिकल एनालिस्ट बैठते हैं, जो आज ब्लंट पूरे इतिहास को खोल करके रख देते हैं, तब नहीं खोल पाते थे। या देश की जनता इतिहास को नहीं खोल पाती थी। जैसे देश की जनता, कल मैं एक लड़की से मिली थी, तो उसने मुझे बताया कि दीदी देखिए, इमरजेंसी के वक्त में जो इंदिरा गांधी ने किया, क्या वो डिक्टेटरशिप नहीं था क्या? मैंने कहा था भैया, बहुत बड़ा था। और उसकी उम्र कितनी? मात्र 21 साल। वो लड़की मात्र 21 साल। वो कह रही वो तो डिक्टेटरशिप था दीदी, मैंने तो बहुत पढ़ लिया, अब इंदिरा गांधी ने तो बहुत डिक्टेटरशिप चलाया था। तो मैं देख रही हूँ कि युवा पीढ़ी जो है वो अब नेहरू को नहीं मानने को तैयार है, सरदार पटेल जी को मानने को तैयार है। क्योंकि उनको इतिहास के पन्ने पता चल चुके हैं कि नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था, सरदार पटेल जी को 12 वोट मिले थे। अब जो युवा पीढ़ी है वो गांधी जी को मानने को तैयार नहीं है, वो तो भाई सावरकर जी को मानने को तैयार है। फाइन। वो तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी को मानने को तैयार है, क्योंकि उन्होंने जो इतिहास के पन्ने पढ़ लिए निकाल करके, उससे उनको समझ में आ रहा है कि भाई नेताजी की फौज को देख करके अंग्रेज भागे थे। तो ये सारी चीजें जब खुल करके सामने आती हैं, तो देश के युवा जो होते हैं ना, वो वोकल हो जाते हैं, क्योंकि गर्म खून होता है तो वो वोकल होते हैं। अब वोकल होते हैं तो 1 से लेकर के 1 लाख तक वो आवाज जाती है, और 1 लाख से 1 करोड़ तक आवाज जाती है। और सिर्फ राष्ट्र के प्रेम में आकर के या राष्ट्र के भावनाओं में आकर के वोट नहीं डाला गया है। साथ साथ मोदी जी के 10 साल के कार्यों को देख करके भी वोट डाला गया है। अब कांग्रेस या इंडिया अलायंस की अगर हम बात करते हैं फकर भाई, तो क्या होता है
कि सिर्फ परिवारवाद की राजनीति नजर आती है। जी। माँ है तो बेटा है तो बेटी है तो चाचा है तो भतीजा है, अब मैं कितने पार्टियों का नाम लूं, लेकिन सब में वही हो रहा है। समाजवादी पार्टी में भी वही हो रहा है, कांग्रेस में भी वही होता आया है, उसके बाद फिर लालू प्रसाद की पार्टी में भी वही होता आया है, उसके बाद फिर ठाकरे परिवार की पार्टी में भी वही होता आया है, उसके बाद फिर शरद पवार की पार्टी में भी वही होता आया है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि उन लोगों को चांस दिया जा रहा है जो वाकई में कैपेबल है, जो वाकई क्रेडिबिलिटी रखते हैं। ये नहीं देखा जा रहा है कि अच्छा नाजिया की माँ तो कभी पॉलिटिक्स में रही नहीं, वो तो एक टीचर थी हायर सेकेंडरी स्कूल की, तो उसको हम लोग प्रवक्ता क्यों बना देंगे, ये नहीं देखा जा रहा है। नाजिया प्रवक्ता बन सकती है, नाजिया सारे बातों को रख सकती है कैमरा के सामने, तो नाजिया प्रवक्ता बन सकती है। सही। तो ये जो सिनेरियो है, ये देश की जनता को बहुत पसंद आ रहा है, बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। अब क्या है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक बम भी नहीं फटता है। अब क्या है कि कश्मीर जो है बहुत उन्नति कर रहा है। 370 हटने के बाद जिन हाथों में पत्थर हुआ करता था, उन हाथों में कलम दिखाई दे रहा है, तिरंगा झंडा दिखाई दे रहा है, भारत माता की जय का नारा दिखाई दे रहा है। जो मुसलमान कल तक गंदी गंदी माँ बहन की गालियां दिया करते थे कश्मीर के सरजमीन पर, आज वो भारत माता की जय बोल रहे हैं। सही। ये सारी चीजें जो चेंज होती हुई नजर आ रही हैं, वो क्यों नजर आ रही हैं? क्योंकि हमारा लीडर बहुत अच्छा है। जब लीडर खुद को कह रहा है कि मैं चौकीदार हूं जनता का, मैं कोई वीआईपी नहीं, मैं चौकीदार हूं जनता का। मैं आपको बता रही हूँ कि 30 तारीख को मैं वेस्ट बंगाल में ही थी और मोदी जी की मेगा रोड शो रैली हो रही थी, और इलेक्शन का कैंपेनिंग का वो लास्ट डे था, लास्ट डे, और मेरे ऑफिस के नीचे से वो रोड शो जा रहा था। जो कैंडिडेट था इस एरिया का, वो कैंडिडेट और एक और एरिया का कैंडिडेट था, वो कैंडिडेट बेचारा जीप में ज्यादा जगह नहीं थी, तो वो आधा मोदी जी पर लदा हुआ था, पूरा आधा ऐसे करके लदा हुआ था ताकि उसका चेहरा, और मोदी जी उसको भी मतलब कह रहे हैं कि हाँ तुम और लद जाओ मेरे ऊपर, लेकिन तुम जनता को तुम्हारी शक्ल दिखाई देनी चाहिए। अब आप बताइए प्रधानमंत्री कभी ऐसे प्रधानमंत्री को देखा है आपने? एकदम डाउन टू अर्थ, एकदम डाउन टू अर्थ। अब मंच पर वो जा रहे हैं, कोई बूढ़ी माता जी आ रही हैं, उनको शॉल पहनाने के लिए, उनको स्कार्फ पहनाने के लिए, वो नमस्कार कर रही हैं, वो पूरा ही उनके पैर पर अपना माथा रख दे रहे हैं, पूरा का पूरा माथा उनके माता बहनों के पैर पर। तो ऐसा प्रधानमंत्री हमने कभी देखा नहीं था, इतना डाउन टू अर्थ प्रधानमंत्री हमने देखा ही नहीं था। अब कांग्रेस का कोई है कि अ बेबी बॉर्न विद अ गोल्डन स्पून, कांग्रेस का वही है कि वो अपने आप को मुगल का बादशाह समझते हैं और ऐसे ऐसे कर करके बड़ा घमंड से चलते हैं। अब जो है ना, धीरे धीरे लोगों की मेंटालिटी, लोगों के थॉट प्रोसेस चेंज होते चले जा रहे हैं। अब लोग जो है ना, वो वीवीआईपी फंडा देखना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा नेता बिल्कुल मेरे में घुल मिल करके रहे, मेरा नेता मेरे सुख दुख को बांटे, मेरा नेता मुझसे आराम से बात करे, और वो करते हैं मोदी जी। और साथ साथ देश को कहां से कहां पहुंचा दिया, एक टूटे हुए खंडर को छोड़ा था 53 साल में कांग्रेस की सरकार ने, और आज देखिए हमारा डिफेंस, देखिए हमारी इकोनॉमी, देखिए योजनाओं को देखिए, हर चीजें जो जुबान से निकली वो पूरा किया है मोदी जी ने। तो ब्लाइंड किसी ने भी वोट नहीं किया है ब्लाइंड फेथ पर, लोगों ने वोट पूरे कार्यकाल को देखकर किया। राइट, बिल्कुल सही आपकी बात। ये वाली मैंने उसको मतलब इस सेंस में मैं बात कर रहा हूं कि लोग इतना मतलब उनको चीजें डिलीवर हुआ तो अब वो ट्रस्ट ऐसा करते हैं कि मतलब शायद पहले किसी पे नहीं करते थे। अच्छा, एक चीज और है कि अभी जिस तरीके से हम ग्रोथ की बात करते हैं, 2-4 दिन पहले मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि इस वक्त भी ड्यूरिंग द इलेक्शन पीरियड भी 7.5% से ऊपर, 7.5 से ऊपर ग्रोथ रेट था। और शायद जैसे अब दोबारा से गवर्नमेंट अब 10 दिनों में नए प्राइम मिनिस्टर साहब आ जाएंगे, वोट टेकिंग सेरेमनी हो जाएगी और सारा कुछ हो जाएगा, तो शायद इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा है और होगा भी। अच्छा, आम सिटीजन इन चीजों को, या फिर आपने डिफेंस की बात की, या फिर जिस तरह धड़ल्ले से वो डिसीजन मेकिंग करते हैं नरेंद्र मोदी साहब या उनकी टीम के लोग, उसमें डॉक्टर जयशंकर जी भी हैं, अमित शाह साहब भी हैं, राजनाथ सिंह जी भी हैं, योगीनाथ जी भी हैं, उनकी मतलब ये 4-5 लोगों को हम पाकिस्तान में शायद मैं ये कहूंगा ज्यादा हम लोग जानते हैं, बाकी भी लोग होंगे, लेकिन क्योंकि हमारे सामने आते हैं और हम इनको देखते हैं, पाकिस्तान में भी टीवी जो इंडियन चैनल्स हम लोग देखते हैं, तो ये हमें नजर आते हैं। तो क्या चीजें ऐसी हैं आपको कि नेक्स्ट टर्म में मोदी साहब कह रहे हैं कि नहीं जी 7.5 या 8.5 वाली कहानी नहीं है, 10, 10.5 या 11% पे हम जाएंगे,
और 4 ट्रिलियन भूल जाओ, 5 या 6 ट्रिलियन पे हम जाएंगे, और $652 अरब को भूल जाओ, हम $752 अरब पे जाएंगे। इस तरह की कोई चीजें तो होंगी, क्योंकि फर्स्ट 100 डेज के हवाले से भी मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि वो पहले अनाउंस करेंगे कि फर्स्ट 100 डेज में हम क्या करेंगे। पहले मैं आपके पहले वाले सबसे फर्स्ट सवाल का जवाब देना चाहूंगी कि पाकिस्तान में बहुत चर्चा हुई और बहुत लोगों ने मोदी जी के थर्ड टर्म में आने पर बहुत सारी चर्चा की, बहुत सारी चीखें भी निकली, बहुत मुसलमानों ने, पाकिस्तान के मुसलमानों ने बहुत कोसा, भारत में 20% मुसलमान में से 18% मुसलमानों ने बहुत कोसा कि भाई मोदी नहीं आना चाहिए। लेकिन हम लोगों में एक कहावत है ना कि कसाई के सरापने से गाय मरती नहीं है, तो वही कहावत मैं अभी बोलना चाहूंगी। इवन मुझे ऐसा लगा फखर भाई, जितना मैं मेरा इन्वॉल्वमेंट था कैंपेनिंग में, मुझे ऐसा लगा कि 4-5 लोगों की वजह से ना और भी ज्यादा मोदी जी की पॉपुलैरिटी बढ़ी। जैसे पाकिस्तान जब जब मोदी जी के खिलाफ बात करता था, देश के जो पुत्र थे वो सोचते थे मोदी जी के खिलाफ बात कर रहा है, मतलब मोदी जी जाएंगे तो ये लोग जरूर कुछ करेगा। ठीक है, मैं बहुत न्यूट्रल और क्रिस्टल क्लियर बात कर रही हूँ। ठीक। अब जैसे जर्मन में बैठ करके ध्रुव राठी नाम का एक व्यक्ति बहुत मोदी जी को डिक्टेटरशिप कह रहा था, मोदी जी को बहुत उल्टा पुल्टा देश के खिलाफ वो बातें कर रहा था, एक प्रोपेगेंडा बना रहा था। बाद में पता चला कि वो केजरीवाल का पिल्ला है, केजरीवाल उसको पैसा वैसा दे करके जर्मन में शिफ्ट करके रखा हुआ है। अब आप मुझे बताएं कि जनता, ये पहले देश की जनता उसको मतलब मिलियन में सुनती थी। 1 घंटे में उस व्यक्ति का यूट्यूब पर अगर वो कोई वीडियो डाउनलोड करता था तो 1 घंटे में 1 मिलियन हो जाता था। फिर जनता ने सोचा कि भाई ये ध्रुव राठी जो है, ये मोदी जी को एक तरफ डिक्टेटरशिप बोलता है और जब ये भारत आता है तो ये बड़े मजे में खुले में घूमता है, इसको तो कोई कुछ बोलता भी नहीं है, कोई कुछ करता भी नहीं है। और ये व्यक्ति जो भारत के लिए अपने आप को इतना अच्छा दिखा रहा है, ये तो वोट करने भी नहीं आया है पंजाब का, और वोट करने भी नहीं आया। तो हमारी ड्यूटी है भाई, हमारा कर्तव्य है वोट करना। मैं भी वोट करके आई, मेरा पूरा परिवार वोट करके आया। तो जब जो हमारे ऊपर भारत के सिटीजन होने का सबसे बड़ा कर्तव्य है, जब ध्रुव राठी वो नहीं निभा रहा है तो फिर वो कैसा, क्यों सुनेगी जनता उसकी बात। अब जैसे जैसे राहुल बाबा बोलना स्टार्ट किए कि हम शरिया लॉ को और मजबूत करेंगे, हम मुसलमानों को स्कॉलरशिप देंगे, मुसलमान डरे हुए हैं, वो सही से खा नहीं पा रहे हैं, वो अपनी पसंद से पहन नहीं पा रहे, तो ये चीजें मोदी जी के लिए पॉजिटिव होती चली गई, क्योंकि लोग ये सोचने लगे कि भाई सारे मुसलमान तो खुश है भैया। ठीक है, अब आपके मैं दूसरे सवाल का मैं जवाब, प्रोग्रेस की तरफ बाकी। प्रोग्रेस एक्चुअली में इंस्टेंट कोई भी डिसीजन नहीं लिया जाता है। ओके। जैसे श्री राम टेम्पल 1989 में मोदी जी ने कहा था कि हम मंदिर बनाएंगे, जबकि उनके इस शब्दावली का काफी मजाक और मीम भी बना, जिसमें सबने कहा मंदिर वहीं बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे, ये एक बना था। और लोग जहां पर भी अटल जी को देखते थे, उसके बाद मोदी जी को देखते थे, अमित शाह जी को देखते थे, तो यही पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, समय नहीं बताएंगे, मतलब ऐसे करके उनको टीज करते। सही तो मजाक बनाया होता था उस बात का, यानी ये एक चीज कि भाई मंदिर इन्हें बनाना है नहीं, लेकिन अपने मैनिफेस्टो में लिख देते हैं, पॉलिटिकल स्लोगन के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये समझ रहे हैं। तो नेगेटिव स्लोगन इसी तरीके से होता था। तो मैंने नेशनल न्यूज पर एक कांग्रेस की प्रवक्ता से पूछ लिया, सरकार बनाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं बताएंगे, तो उनको बहुत बुरा लग गया। उनको बहुत बुरा लग गया। उन्होंने कहा मैं तुमको नोटिस भेजूंगी। मैंने कहा भेज ले भैया, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बहन भेज ले, तुझे वकील हायर करना पड़ेगा, मैं खुद से अपना केस लड़ूंगी, मसला ही कोई नहीं है। ठीक, गुड। तो जब आप एक मंदिर के लिए जब आप इतनी घृणा और इतना नेगेटिव स्लोगन आप कर सकते हैं, तो मैं भी तो पूछ सकती हूँ, मैं तो इस देश की नागरिक हूँ कि इंडी अलायंस 28 पार्टियों को मिला करके एक अलायंस हुआ कांग्रेस के साथ, पर वो 28 पार्टियां ये नहीं बता पाई अंतिम दिन तक कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। और हम तो डे 1 से बता रहे थे कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। तो श्री राम टेम्पल बना। अब
सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है वो इंदिरा गांधी जी ने बोला था, फिर राजीव गांधी जी ने बोला। तो जी। जब मतलब इमीडिएट कोई कोई एक्शन नहीं लिया गया, या इमीडिएट रातों रात समझ करके मोदी जी ने कहा कि सीए कर देते हैं, नहीं, इमीडिएट नहीं किया गया। पूरी चिंता चिंता नमन की गई, उस पर पूरे पूरे चीजों को देखा गया और तब जाकर के किया गया। अब उसके बाद 370, अब आप सोचिए, आपको सबसे मुझसे भी ज्यादा आइडिया होगा फकर भाई कि 370 के बारे में बातें कब से चल रही थी, और बिल्कुल। 1993 में ही मोदी जी, जब उनको ये भी नहीं पता था कि वो कोई नेता बनेंगे और जब वो कोई बहुत बड़े चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे गुजरात के, या वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तब भी उन्होंने कहा था कि कश्मीर तभी आबाद हो सकता है जब 370 हटेगा। तो ये भी इमीडिएट नहीं लिया गया था। 33% वुमेन रिजर्वेशन बिल, ये भी इमीडिएट और इंस्टेंट डिसीजन नहीं लिया गया। राजीव गांधी जी ने ये चिंता नमन कर करके ये बात पार्लियामेंट को बिल प्लेस किया था, और उसके बाद फिर कांग्रेस ने ही दबाव डाल करके उसको रद्दी खाते में रखा हुआ था, उसको उठाया उन्होंने, और उन्होंने कहा ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए भाई, महिलाओं का भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तो मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ और आपके व्यूअर्स को कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में कोई भी डिसीजन इमीडिएट नहीं लिया जाता है, उस पर बजावते चिंता नमन किया जाता है, और उस पर पूरा चारों ओर से उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे जाते हैं, और तब जाकर के इम्प्लीमेंट किया जाता है। जबरदस्त। अच्छा नाज़िया, एक चीज और है, बात अक्सर होती रहती है जी, पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात कैसे होंगे, तो चीन इंडिया के ताल्लुकात, क्योंकि जो मर्जी हम कह दे, लेकिन क्योंकि आपस में हम नेबर्स हैं, ये अलग बात है कि हालात अनफॉर्चुनेटली अच्छे नहीं रहे दोनों के दरमियान, बल्कि तीनों के दरमियान कुछ ना कुछ चलता रहता है। अच्छा, अब सुनने में ये आ रहा है कि चीन बहुत कीन इंटरेस्टेड है कि वो इंडिया के साथ बात करे। फिर दूसरी ये भी एक रिपोर्ट कल परसों में पढ़ रहा था वहाँ के इंडियन एक टीवी वेबसाइट की, कि जी पाकिस्तान को चीन जो है एलओसी के ऊपर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे रहा है कश्मीर वाली साइड पे, कि वो इंडिया को अच्छा हैंडल कर सके। साथ में ये चीजें भी हो रही, लेकिन जो नई गवर्नमेंट आएगी, आई मीन टू से, क्योंकि लीडर तो वही होंगे, जो कैप्टन ऑफ द शिप होंगे वो वही होंगे, जो पुराने खिलाड़ी हैं अब, लेकिन फिर भी क्या एज ए चैलेंज होगा ये, या वो कहेंगे नहीं यार, नो, मतलब डजंट मैटर, कोई मसला नहीं, चीन भी इधर है, पाकिस्तान भी इधर है, और हिंदुस्तान भी इधर है। देखिए, जैसे ही आंकड़ों का अंदाजा चीन को हुआ जी, कि थर्ड टर्म फिर से हाँ, वान के अवतार मोदी जी शपथ ले रहे हैं, ठीक है, जैसे ही चीन को ये आइडिया हुआ, उसने पीओके को कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार के साथ मिल करके प्रोटेक्ट करने की कोशिश में वो लग गया। हम सुबह से न्यूज में देख रहे हैं कि चीन में थोड़ी हलचल नजर आ रही है, पाकिस्तान की सरकार को भी थोड़ी हलचल नजर आ रही है, और पीओके में अफरा तफरी जो है वो बढ़ गया है, ये हम देख रहे हैं, न्यूज पे भी देख रहे हैं, और जो इंफॉर्मेशन देने वाले होते हैं वो तो लाइव इंफॉर्मेशन भी वहां से दे ही देते हैं हमें पीओके से। तो अब है क्या कि मोदी जी ने G20 के समिट में, उसके बाद फिर ग्रुप 7 की समिट में, उसके बाद फिर अपने हर भाषण में, यहाँ तक के यूएन में बैठ करके भी हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उन्होंने एक बात क्लियर कर दिया है कि टेररिज्म इंडस्ट्रीज, टेररिज्म फैक्ट्रीज और जीरो टॉलरेंस, ये चीज बार बार बता दी गई है। ये मनमोहन सिंह जैसे मौन व्रत सरकार नहीं है जहां पर यासीन मलिक जैसे आतंकियों को बुला करके दस्तरखान बिछाया जाएगा। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये वैसी सरकार नहीं है कि अजमल कसब को कौन से रेस्टोरेंट का बिरयानी जाएगा इसका ध्यान रखा जाएगा। आतंकियों के लिए जो थॉट प्रोसेस भारतीय जनता पार्टी के और मोदी जी के पहले थे, उससे भी कठोर और कट्टर होंगे, उससे भी ज्यादा कठोर और कट्टर होंगे। आतंकी और जिहादियों की कोई जगह भारतीय जनता पार्टी के नजर में बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और ये बात तब चर्चाएं आम पर ज्यादा आ गई फकर भाई, जब आपकी सरकार ने जाकर के यूएन में इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि आपके यहाँ के आतंकियों को भारत का कोई व्यक्ति घुस करके मार रहा है। सही। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि आपकी सरकार इस बात को एक्सेप्ट कर रही है कि आप आतंकियों को पनाह देते हैं।
हम्म, आज दाऊद इब्राहिम कहीं नहीं रह सकता है। इवन अरब ने भी उसको चलो निकलो कर दिया। जी। भारत वो एंटर नहीं कर सकता। एक वक्त था जब भारत के बॉलीवुड के लोग दाऊद इब्राहिम के बगल में फोटो खिंचवाने को अपनी शान समझते थे। आज वो फोटो को गूगल से उड़वाने की कोशिश में लगे हुए हैं वही बॉलीवुड के हीरो, चाहे वो अनिल कपूर हो, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे वो एक्ट्रेस हो। वो गूगल से उसको वैनिश कराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं कि भाई इसको अब कहीं से वैनिश कर दो, इरेज कर दो। आप समझ रहे हैं कि माहौल जो है ना वो ऐसा हो चुका है कि संवैधानिक मुसलमान हमें पसंद है, संवैधानिक सिटीजन हमें पसंद है, और जिसके भी दिमाग में जमजू और आतंक चल रहा है इस राष्ट्र की धरती पर, उसकी खटिया खड़ी होने वाली। थर्ड टर्म हमारा बहुत ही, क्योंकि देखिए 1989 से जितने वायदे और जितने बातें भारतीय जनता पार्टी ने सोच करके रखी थी और जिसके लिए वो लोग धरना, मीटिंग, मिছিল, प्रदर्शन करते थे, वो सारी तो उन्होंने 10 साल में कंप्लीट कर दी है। अब देश को और भी इनहैंस, खूबसूरत और इकोनॉमिकली पावरफुल, फिनेंशियली पावरफुल और एक डिफेंस के हिसाब से पावरफुल करने का वक्त आ चुका है। एकदम वक्त आ चुका है। अब इसमें रुकावट कौन बनेगा? इसमें रुकावट टेररिज्म माइंडेड वाले लोग बनेंगे। हम क्या चाहते हैं, बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रही हूँ कि भारत में इस 5 साल में सारे मदरसों को तोड़ करके स्कूल बनाया जाए, क्योंकि उससे क्या होगा कि जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे हैं वो जब एकेडमिक क्वालिफिकेशन लेंगे तो वो इंसान बनेंगे। फिर हमें आने वाला फ्यूचर जो है वो शिक्षित मिलेगा। 53 साल में कांग्रेस की सरकार गरीबी का नारा लगाती रही, हम गरीबी मिटा देंगे, हम गरीबी मिटा देंगे। गरीबी तब मिटेगी जब एक एक व्यक्ति शिक्षित होगा। आप एडुकेट हैं, आपकी फैमिली मेंबर एडुकेट हैं, तो आपको कमाने से कौन रोक सकता है फकर भाई? कोई नहीं रोक सकता है। मेरी फैमिली में हम 3 बहनें हैं, माँ है, बाप है, और हम 5 लोग कमाने वाले हैं। हम 5 लोग अर्निंग है। सिर्फ मेरा एक बेटा है जो बैठकर खाता है और पढ़ता है। सही, बिल्कुल सही। तो मैं भी मुस्लिम फैमिली से हूँ, लेकिन हमें सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हम 2 बहनें एडवोकेट हैं और मेरी एक बहन MBA है। मेरी माँ टीचर है, मेरे फादर का छोटा सा एक बहुत मामूली सा बिजनेस है, पर वो अर्निंग तो है ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो हमारा फोकस पहले रहेगा कि मुस्लिम पसमानदा जो हैं वो इस कुप्रथा से, और ये जो एक सफोकेटिव कमरे में उन्होंने खुद को बंद कर दिया है कि हम इस्लाम से बाहर ही नहीं निकलेंगे, उनको ये समझाना कि इकरा क्या होता है, इकरा का वैल्यू क्या होता है। दूसरा हमारा फोकस रहेगा जो अल कुरान के हिसाब से भी गलत नहीं है, हम मज़ारे सब तोड़ेंगे। मज़ार तोड़ करके वहां पर जितने भी एकेडमिक यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर नर्सिंग सेंटर्स हैं, वहां पर कंप्यूटर साइंस के सेंटर्स हैं, वो सारी चीजें हम बनाने की कोशिश करेंगे ताकि देश शिक्षित हो जाए। जिस तरह से हमारे भारत देश के सनातनी और अदर रिलीजन वाले 79% शिक्षित है, उसी तरीके से 20 करोड़ की मुसलमान आबादी को भी हम शिक्षित करने पर फोकस करेंगे। बाकी मोदी जी तो जो कर रहे हैं वो डेफिनेटली कर रहे हैं, पर हमारे ऊपर कर्तव्य है कि बीइंग अ मुस्लिम कि मैं अपने मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत ज्यादा शिक्षित करूं। अब आती है बात कि योगी जी ने ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग ये अल्टीमेटम दे दिया था कि 6 महीने में पीओके हमारा होगा और हम अखंड भारत को पूरा का पूरा अखंड भारत करेंगे। और कहीं ना कहीं नवाज शरीफ ने भी अपनी गलती को माना है। अटल जी के साथ जो सारी चीजें, लाहौर डिक्लेरेशन पे उन्होंने बात की है, हाँ बात किया है, तो कहीं ना कहीं वो भी अब एक झुकते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी गलतियों को मानते हुए नजर आ रहे हैं। दैट्स एक्चुअली डजंट मैटर फॉर अस। पर पीओके के लिए लास्ट जब विंटर सेशन चल रहा था पार्लियामेंट के अंदर, तो भी ये बात बिल प्लेस कर दिया गया था कि जिस तरह से कश्मीर में सितंबर में इलेक्शन होगा विधानसभा का, हमारे जम्मू एंड कश्मीर में उसके ठीक 3 महीने के बाद हम लोग पीओके में इलेक्शन करवाएंगे। तो 3 महीना इधर और 3 महीना उधर, तो मतलब 6 महीने में जो योगी जी ने कहा है कि पीओके हमारा होगा,
तो पीओके के लिए हम लोग बहुत फोकस कर रहे हैं, चाहे चीन और पाकिस्तान मिल करके उसको सेव करने की कोशिश करे या जो भी करे, मुझे ऐसा लगता है कि पीओके की जनता अब हमसे जुड़ना चाहती है। अब आती है बात कि अगर जियोपॉलिटिक्स पर बात करते हैं, आईमैक कॉरिडोर नॉक कर ही रहा है, और एक बार आईमैक कॉरिडोर के सारे प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं तो ग्लोबली भारत सबसे पावरफुल होगा, सबसे पावरफुल होगा। अच्छा, 2-3 चीज़ें बस शॉर्ट से आपसे कमेंट चाहूँगा, टाइम हमारे पास ख़त्म है। लेकिन आपने आईएमएफ कॉरिडोर की बात की, बिल्कुल सही है, लेकिन मिडल ईस्ट की सिचुएशन शायद इस वक़्त इजाज़त नहीं दे रही। दूसरी बात आपने की कि जिस तरह योगी जी की, बिल्कुल मैंने स्टेटमेंट उनकी, उसका क्लिप बल्कि मैंने देखा था, मुझे किसी ने भेजा था कि 6 मंथ में हम कश्मीर ले लेंगे, कैसे जंग करके या क्या तरीक़ाकार होगा, एक ये। और तीसरी मज़ारात तोड़ने की आपने बात की। क्यों? अगर हम यूनिवर्सिटीज़ बनाना चाहते हैं या कॉलेजेस या कुछ और भी, लेकिन उसके लिए मतलब व्हाई वी आर गोइंग टू डिस्ट्रक्ट समथिंग फॉर दैट? भाई यूनिवर्सिटीज तो हम वैसे भी बना सकते हैं, उसके इर्द गिर्द भी बना सकते हैं, उसके बिल्कुल पास भी बना सकते हैं, उसको तोड़ के क्यों बना रहे? वेस्टेज ऑफ प्लेस करके फकर भाई क्या फायदा है? वेस्टेज ऑफ प्लेस करके क्या फायदा है? हमारे पास जगह की कमी तो नहीं है, लेकिन वेस्टेज ऑफ प्लेस करके क्या फायदा? एग्रीकल्चरल लैंड को हम क्यों खराब करें? खेती हो रही है ना बहुत अच्छी, हम उस लैंड को क्यों खराब करेंगे? अब आती है बात कि अल कुरान के हिसाब से अगर आप बहुत सारे आयतों को अगर आप पढ़ेंगे तो अबू मुत्तहद ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि मज़ारे तोड़ो और पक्के कब्रिस्तान को तोड़ दो। तो वो काम हम करेंगे ना, क्योंकि हम भी रसूल की उम्मत से आते हैं, सुन्नत रसूल मानते हैं। अब सुन्नत रसूल में सिर्फ 4 बीवियां मानना इज नॉट गुड ना, इज कंप्लीटली नॉट गुड ना। अब सुन्नत रसूल में जितनी भी सुन्नतें हैं उसको पूरा करना पड़ेगा ना। 20 करोड़ मुसलमान में से 18 करोड़ मुसलमान जो है वो इस्लामिक मुसलमान है, और 2 करोड़ मुसलमान जो हमारे भारत में वो संविधानिक मुसलमान है। तो संवैधानिक मुसलमानों को हमें समझाने की जरूरत नहीं होगी, पर इस्लामिक मुसलमानों को इस्लाम फिर से बताने की जरूरत आन पड़ेगी ना। मैं चाहती हूँ कि मेरे भारत के मुसलमानों से गुनाह ना हो, जो अल्लाह और अल्लाह के फरिश्ते और प्रॉफिट मोहम्मद कभी नहीं चाहते थे, वो भारत के मुसलमान क्यों करें? नहीं करना चाहिए ना। लेकिन देखिए, गुनाह और सवाब तो अगर खैर हम वो किसी का मतलब, मैंने आपका ठेका नहीं लेके रखा हुआ, आपने मेरा नहीं रखा हुआ। मैं सिंपल सी बात करें, मुस्लिम बता रहा हूँ, मैं जाके भाई मैं अपने कब्र में जाता हूँ या आग में जलता हूँ या कोई और, वो नन ऑफ योर बिजनेस, या किसी का भी काम नहीं है ये कि मतलब वो मेरा हिसाब किताब किसी ने नहीं देना, ना मेरे पेरेंट्स ने देना है, ना मेरी सिस्टर और ना किसी और ने देना है। तो आपने तो नहीं देना वो हिसाब किताब, ना वो मोदी साहब ने देना है, ना वो हिसाब किताब। तो वो तो जो भी जिस रिलीजन, अब अगर हिंदुइज्म के मुताबिक या क्रिश्चियनिटी या जीविज्म के मुताबिक किसी रिलीजन में ऐसा है कि अगर नरेंद्र मोदी साहब की मदर जो है वो नरेंद्र मोदी साहब का हिसाब किताब देंगी, या नरेंद्र मोदी साहब अपने पेरेंट्स का या सिस्टर या जो भी उनकी फैमिली, मैं फकर भाई इसको बहुत आसान सिंपल वर्ड में, बिल्कुल सादा अल्फाज में, क्योंकि आई एम नॉट अ स्कॉलर और ना मैंने रिलीजन को इतना पढ़ा है, ना इस्लाम को नवाकी हूं। मैं इसको बहुत आसान लफ्जों में बता देती हूँ। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तबलीग कर रहे थे, जब इस्लाम का प्रचार कर रहे थे, तो बहुत सारे यहूदी थे, बहुत सारे यहूदी थे ना। बिल्कुल। बनी इस्राइल का जिक्र हमारे कुरान में है ना, अल कुरान में है, बहुत सारी आयतें है ना। आयतें अभी मैं खोल करके निकालूंगी तो बहुत समय लग जाएगा। बहुत सारी हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत जिक्र है, बहुत जिक्र। तो उस वक्त प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से भेजा गया था, पहले और आखिरी नबी बना करके, कि तुम जा करके जमीन पर लोगों को धरती पर समझाओ कि अल्लाह एक है, पाक और बेऐब है, और ये 72 फिरका, ये मजार परस्ती, ये पक्के कब्रिस्तान, ये सारी चीजें गुनाह है, शिर्क है। तो जब मैं प्रॉफिट मोहम्मद की फॉलोअर हूँ, जब मैं उम्मत रसूल से आती हूँ, जब मैं सुन्नत रसूल से आती हूँ, तो जो बहके हुए, जो भटके हुए इस्लाम वाले हैं, उनको समझाना तो मेरा कर्तव्य है ना। अब मेरी माँ ने मुझे बताया कि बेटा नेल पेंट नहीं लगाते, 5 वक्त नमाज जब हम पढ़ते हैं तो नेल पेंट से हमारा वजू नहीं होता। मैंने समझा। अब मेरा बेटा, जब मुझे बेटा हुआ तो मैंने उसको समझाया, बेटा परफ्यूम नहीं लगाते क्योंकि आप नमाज पढ़ते हो ना, तो परफ्यूम लगाने से आपका वजू नहीं होगा। वो बेटा है तो मैंने उसको बेटे के तरीके से बताया। तो इस तरीके से मुझे नहीं पता वैसे इन चीजों का, ये जो आप मुझे बता रहे, आई डोंट नो अबाउट दैट कि परफ्यूम लगाने से वजू नहीं होता। मैं आपको सच बता दूं, परफ्यूम लगाने से आई डोंट नो दैट, मैंने कभी किसी से सुना नहीं है। आप ही के इस्लामिक प्रीचर चिल्लाते हैं कि लड़कियां जब परफ्यूम लगाती हैं तो उनको मरने के बाद प्रोस्टिट्यूट का दर्जा दिया जाता है, ये आपके इस्लामिक प्रीचर बोलते हैं।
मेरे तो खैर नहीं, मेरा तो कोई मतलब पता नहीं, बोलते होंगे पाकिस्तान दुनिया में है, भी शांति से ढाई अरब मुस्लिम दूसरी मुस्लिम बात, कम्युनिटी पूरी ये दुनिया में रहती नेल है, तो कोई पेंट के बोलता होगा, साथ मैं और कोई वो बड़े-बड़े नहीं। नेल्स के साथ फ़खर भाई कभी भी वज़ू नहीं हो नहीं, नहीं, सकता। परफ्यूम कभी वाली बात भी मैं कह रहा नहीं। हूँ, बाकियों का मुझे मैं कि कौन क्या करता है, कोई नहीं करता। मैं ट्राई मैं टू भाई लर्न आपको मैंने आपको कुरान सिंपल बता दिया ना कि मैं अपना ना। रिस्पॉन्सिबल हूँ, आई थिंक अपने लिए ट्राई टू रिस्पॉन्सिबल हूँ, लर्न नॉट फॉर कुरान द। आपको फ्री होगी। आप मुझे बता दीजिए कि मज़ार परस्ती कब बोला सुन्नत रसूल में? अच्छा, आप ये बात जो मज़ार कर रही परस्ती हैं इज़ अ कि नहीं, सिन। नहीं, बहुत अच्छी, जो भी आपका वो है पॉइंट ऑफ व्यू है, खैर है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू मज़ार परस्ती है। इज़ अ लेकिन कंप्लीट लेकिन लेकिन सिन। लेकिन सोसाइटी में जिस चीज़ की वजह से इंतशार पैदा होता है, वॉयलेंस पैदा होता है, मतलब मैंने आपको कहा ना, आई एम नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर, किसी भी मज़हब का मैं स्कॉलर नहीं हूँ। लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट आप उस चीज़ को नहीं करेंगे कि अगर उससे वॉयलेंस पैदा होता है यू आपकी आर सोसाइटी के एथीस्ट। अंदर। अगर आपने समझाना भी है, वो कहा जाता है कि आपने किसी को नसीहत करनी है, तो नसीहत का भी ये तरीकाकार नहीं है कि कोई डंडा उठा के आप उसको कान से पकड़ेंगे और कहेंगे नहीं इस तरह क्यों नहीं, भाई आपकी दाढ़ी इस तरह क्यों नहीं है, या आपने पगड़ी क्यों नहीं बांधी हुई, या आपने शलवार कुर्ता क्यों नहीं पहना हुआ। ये चीजें नहीं है। बेशक आप इसको देख देखिए सकती हैं फ़खर कि भाई मुझे ऐसा लगता है लेट मी कंप्लीट। मुझे जी ऐसा प्लीज लगता है प्लीज। कि मेरा बेटा अगर कहेगा कि उसको दारू पीना है, तो मैं पहले उसको प्यार से ही समझाऊँगी और जी जब वो प्यार से नहीं समझेगा, तो फिर मैं उसको थप्पड़ मार के भी समझाऊँगी जी। कि दिस इज़ रॉन्ग, तुम हम्म, नहीं कर सकते हो ये। एटलीस्ट जब तक तुम मैच्योर नहीं हो जाते हो तब तक तो नहीं कर सकते हो। तो ओके। 77 साल से मुसलमानों को इस्लाम की बातें बता-बता करके भी हम थक गए हैं, ना वो इकरा मानने को तैयार हैं और 4 बीवियों के अलावा वो कुछ और मानने को तैयार ही नहीं है। सही। कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। आज भी हमारे भारत में 79% पॉपुलेशन जो है वो शिक्षित है। आप गूगल उठा करके देखिए, पर हम मुसलमान दलित से भी पीछे हैं, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से। ओके। मदरसे के लिए लुंगी डांस करते रहते हैं। अब क्या करें? देश के मुसलमान, अब देश का तो वो हिस्सा है ना 20 करोड़ मुसलमान। बिल्कुल लाजमी बात है, एक बड़ी तो पॉपुलेशन है। उनको उनको अब जब उनको समझा करके भी उनको समझ नहीं आ रहा है, तो अब तो कुछ तो इनिशिएट लेना पड़ेगा ना। अब वो अपनी मर्जी से संविधान मानते हैं, अपनी मर्जी से वो कहते हैं वो आर्टिकल 44 यूसीसी नहीं मानेंगे। अब बोलिए, एक तरफ बोलते हैं कि नहीं हम संविधान मानते हैं, जब हम कहते हैं कि उसी संविधान का यूसीसी है आर्टिकल 44, तो कहते हैं नहीं ये नहीं मानेंगे। तो ऐसे नहीं सही। चलेगा ना। चित भी आपका, पट भी आपका, हेड भी आपका, टेल भी आपका। दिस इज नॉट गुड। सही। खैर और कश्मीर के ऊपर अगर कोई बात करनी, बात बिल्कुल हम वाइंड अप करने लगे हैं। लेकिन खैर मैं कहता हूँ कि चलें इस पे किसी और टाइम कर लेंगे मेरे ख्याल, क्योंकि हाँ, ना जाने में बिकॉज़ आई किसी एम चीज़ रियली वेरी को नो, हैप्पी। नो, 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 आप आपने शो में जाना है। कल मोदी जी की थर्ड टर्म सरकार बन रही है और मेरी तरफ से देश के सभी लोगों को बहुत 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 बधाई। कल तो हम लोग खूब मतलब खूब खूब खुश होने वाले हैं। आज से ही मतलब मेरे चेहरे पर जो शाइनिंग और जो मुस्कुराहट दिख रही है वो सारे लोग कह रहे हैं नाज़िया। बिल्कुल सही है। और बिल्कुल मेरे ख्याल में जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं, जितने भी लोग उनको सपोर्ट करते हैं, उनका हक है कि उसको खुशी को मनाएं, क्योंकि वो चाहते थे कि वो तीसरी दफा प्राइम मिनिस्टर बने, तो इसलिए वो बन रहे हैं। और मेरे ख्याल ये सब लोगों का, जिन्होंने अगर वोट नहीं भी किया तो वो भी खुशी मना सकते हैं, वैसे ये पाबंदी नहीं है कि ऑब्वियसली। किसी के ऊपर भी, वो भी उस खुशी को सेलिब्रेट कर सकते हैं, मिठाई बांट सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाजिया, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, थैंक यू वेरी मच कि आपने शो ज्वाइन किया। व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफजई। किसी और डिबेट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। वंदे मातरम, भारत माता